हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो रेफरेंस बुक आप यूज़ करते हैं TRGN VK ओहरी का, उसके अंदर में जो भी चैप्टर के अंदर में जो भी एक्सरसाइज आपको दिए गए हैं उनको हम 1 बाय 1 कंप्लीट कर रहे हैं। अभी तक हमने चैप्टर नंबर 10 तक कर लिया है। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 11 जो कि है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो जो पहला एक्सरसाइज हमें दिया गया है वो क्या दिया गया है, आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है हमारा MCQ में। जो फर्स्ट है हमारा, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज मेजर एज BOP इज मेजर फॉर। तो BOP मीन्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। BOP कैसे मेजर करते हैं हम लोग? द डिफरेंस बिटवीन विजिबल आइटम ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, डिफरेंस बिटवीन इनविजिबल आइटम ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल फ्लो ऑफ गोल्ड, डिफरेंस बिटवीन ऑल रिसिप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि जो भी हम फॉरेन, जो भी रिसिप्ट है हमारा और जो भी पेमेंट है फॉरेन एक्सचेंज से, उसे हम क्या कहते हैं, उसी से हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेज़र करते हैं। ठीक है, जो भी हमने फॉरेन एक्सचेंज किया है उसका सारा रिसिप्ट और पेमेंट का डिफरेंस को ही हम बैलेंस ऑफ पेमेंट मेज़र करते हैं उन सारी चीज़ों से। सेकेंड नंबर है, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज मेजर्ड एज। देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट अलग चीज़ है और बैलेंस ऑफ ट्रेड अलग चीज़ है। होप कि आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या बताता है? डिफरेंस बिटवीन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। हाँ जी, डिफरेंस बिटवीन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ओनली गुड्स है ना, विजिबल आइटम। यहाँ पर सर्विसेज के लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है, और चलिए, तो जब हमें आंसर मिल गया तो हम आगे नहीं पढ़ते हैं वरना बहुत ज़्यादा टाइम टेकन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज आर द ट्रांजेक्शन ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड रिकॉर्डेड। अच्छा, यहाँ पर आपको बताया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑल आर द ट्रांजेक्शन ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। अच्छा, बैलेंस ऑफ ट्रेड में कौन कौन से आइटम रिकॉर्डेड होते हैं वो तो हमने यहीं पर देख लिया था। ठीक है, तो विजिबल आइटम रिकॉर्डेड होते हैं, ये भी हमें पता है। इनविजिबल नहीं, कैपिटल ट्रांसफर नहीं। तो फर्स्ट 3 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, करंट अकाउंट रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू। जो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन होता है वो किससे रिलेट करता है? एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, नॉन फैक्टर एंड फैक्टर इनकम, करंट ट्रांसफर या फिर ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, करंट रिकॉर्ड सारी चीज़, करंट अकाउंट रिकॉर्ड जो ट्रांजेक्शन होता है वो उसमें ये सारी ही चीज़ें इंक्लूडेड होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स रिलेट्स टू BOP ऑन कैपिटल अकाउंट्स। यानी कि आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम आर रिलेट्स टू, हाँ, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो कैपिटल अकाउंट होता है उसमें किन किन चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल। लोन, हाँ जी। NRI रेमिटेंस, हाँ। तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। विच ऑफ फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड इन बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसमें से बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या इंक्लूड नहीं होता है ना, नॉट इंक्लूड दिया गया है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पेमेंट ऑन ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, हाँ जी, ये तो इंक्लूड नहीं होता, ये तो फर्स्ट में ही हमें दिख गया। अच्छा, ऑल ऑफ दीज भी है ना। तो ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। एक्सपेंडिचर बाय द टूरिस्ट, नहीं, वो तो एक्सपेंडिचर है ना, उसमें किसी तरीके का मतलब टूरिस्ट के द्वारा किया जा रहा है ना, इसमें किसी तरह की कोई ट्रेडिंग तो नहीं हो रही है। बोरोइंग फ्रॉम द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, नहीं। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज है ना, यानी कि ये तीनों ही चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड नहीं होती है बैलेंस ऑफ ट्रेड में। नेक्स्ट देखेंगे। इफ़ द वैल्यू ऑफ विजिबल एक्सपोर्ट exceeds the value of invisible imports then the balance relates to। इस टाइप के बैलेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? तो करंट अकाउंट BOP, कैपिटल अकाउंट BOP, बैलेंस ऑफ ट्रेड या फिर नन ऑफ दिस। देखिए, हमने स्टार्टिंग के क्वेश्चन में ही पढ़ा था ना, विजिबल एक्सपोर्ट है ना, विजिबल एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट जहाँ पर बात हो गई तो ये किस तरीके का ट्रांजेक्शन हुआ? ये बैलेंस ऑफ ट्रेड हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। यूनिलैटरल ट्रांसफर आर। यूनिलैटरल ट्रांसफर क्या होता है? वन साइड पे, हाँ जी, यूनि मतलब तो एक ही होता है ना, तो वन साइड पेमेंट, और कुछ में कुछ सोचना ही नहीं है। रेसिप्रोकल पेमेंट और फैक्टर पेमेंट। यूनिलैटरल का मतलब होता है वन साइड पेमेंट है ना, एक साइड, और अगर दोनों साइड से हुआ तो बायलैटरल। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया गया है। सरप्लस इन BOP ऑकर व्हेन। यानी कि सरप्लस कब होगा? सरप्लस का मतलब है कि प्रॉफिट है ना। सरप्लस का क्या मतलब हो गया कि आपका प्रॉफिट हो रहा है। तो सरप्लस का मतलब है कि आप रिसिप्ट ज़्यादा कर रहे हैं और पेमेंट कम कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर ये रहा तो इक्विलिब्रियम, अगर ये रहा तो डेफिसिट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का हो गया ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज इन डिसइक्विलिब्रियम व्हेन। अच्छा, अब यहाँ पर आपको डिसइक्विलिब्रियम के बारे में बोला गया है।
तो करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज नॉट इक्वल टू जीरो, नहीं नॉट नहीं बल्कि इक्वल टू जीरो, दोनों को ऐड कर देंगे तो वो दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, इक्वल टू जीरो। अच्छा नेक्स्ट देखेंगे, करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज सम पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर होगा तो इक्वल कैसे होगा, नहीं ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है थर्ड सी नंबर में, करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज सम नेगेटिव नंबर, नहीं ये तीनों ही क्यों दिया हुआ है, ऑल ऑफ दीज। अच्छा यहाँ डिसइक्विलिब्रियम बोला गया ना, इक्विलिब्रियम तो बोला नहीं गया है, तो ये तीनों ही स्टेट क्या है, डिसइक्विलिब्रियम के हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इक्वल होना, तो इक्वल नहीं है ना, यहाँ पर कुछ पॉजिटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू और नॉट इक्वल टू जीरो दिया गया है, तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज है ना, तीनों के तीनों ही ऑप्शन क्या है, बिल्कुल गलत है, मतलब सही है एक तरीके से, क्योंकि डिसइक्विलिब्रियम पूछा है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट लीड टू, डिसइक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, तो इंक्रीज इन ऑफिशियल रिजर्व विथ आरबीआई, बिल्कुल डिक्रीज इन ऑफिशियल रिजर्व विथ आरबीआई, ये बात भी सही है, क्योंकि डिसइक्विलिब्रियम का मतलब हो गया इंक्रीज और डिक्रीज बैलेंस में नहीं है ना, इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है मतलब क्या है, इंक्रीज है या मतलब बढ़ा हुआ है या फिर वो घटा हुआ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, ऑटोनोमस आइटम आर रिलेटेड टू, ऑटोनोमस आइटम आर रिलेटेड टू दोज ट्रांजेक्शन विच, ऑटोनोमस आइटम क्या होता है, तो जैसे कि आपने चैप्टर में पढ़ा होगा कि ऑटोनोमस आइटम वैसे आइटम होते हैं जिसको आप प्रॉफिट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, प्रॉफिट बनाने के लिए, प्रॉफिट पर्पस के लिए आप उसको यूज़ करते हैं, तो वैसे आइटम को लोग बोलेंगे ऑटोनोमस आइटम। ऑटोनोमस आइटम आर डिटरमाइंड बाय द मोटिव, हाँ मोटिव ऑफ प्रॉफिट, ये भी तो मैंने अभी भी बताया, आर नॉट कंसर्न विद द इक्विलिब्रियम स्टेटस ऑफ बीओपी। देखिए यहाँ पर इसको इक्विलिब्रियम से कोई मतलब नहीं है ऑटोनोमस आइटम को, ये तो बस सरप्लस जनरेट करता है, प्रॉफिट जनरेट करता है, तो इसलिए यह किसी तरीके यहाँ पर वो इक्विलिब्रियम के लिए बिल्कुल काम नहीं करता, ये सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करता है, तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे, एकोमोडेटिंग आइटम आर दोज आइटम ऑफ बीओपी विच, अच्छा एकोमोडेटिंग आइटम क्या होते हैं, तो ये वैसे आइटम होते हैं, ये बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं ऑटोनोमस के, जैसे कि ऑटोनोमस आइटम हमेशा प्रॉफिट पर्पस के लिए किया जाता है, वैसे ही एकोमोडेटिंग आइटम को हमेशा जो भी डिसइक्विलिब्रियम हुआ है उसको बैलेंस करने के लिए, उसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए इन सारे आइटम्स को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या है, आर दोज डिटरमाइंड बाय द कंसिडरेशन ऑफ प्रॉफिट आर नॉट डिटरमाइंड, हाँ तो इसको प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है, तो ये ऑप्शन तो सही है। आर कंडीशन बाय द पॉजिटिव और द नेगेटिव, हाँ पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटस जो होता है उसके लिए उसको ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। लीड टू इंक्रीज और डिक्रीज इन द ऑफिशियल, तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, कॉज ऑफ बीओपी इन बैलेंस रिलेट्स टू, यानी कि बीओपी में इम्बैलेंस जो देखने को मिलता है उसके पीछे का क्या कारण होता है, तो ऑटोनोमस आइटम या फिर एकोमोडेटिंग आइटम। तो एकोमोडेटिंग आइटम कैसे होगा, हमने तो एकोमोडेटिंग आइटम को यूज़ किया था बीओपी इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए, तो ये रीज़न क्या हो जाता है, ऑटोनोमस आइटम, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द पार्ट ऑफ, बैलेंस ऑफ ट्रेड किसका पार्ट है, करंट अकाउंट बीओपी का या फिर कैपिटल अकाउंट, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, जो ऑप्शन है उसे टिक करते हैं फटाफट से ताकि हमारा टाइम टेकन कम हो। तो बैलेंस ऑफ जो ट्रेड है वो किसका पार्ट है, वो करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट है, कैपिटल अकाउंट का नहीं है, ठीक है, नहीं इसका है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, इनविजिबल बैलेंस रेफर टू, इनविजिबल बैलेंस का क्या मतलब होता है, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ट्रेड बैलेंस प्लस बैलेंस ऑफ नॉन फैक्टर सर्विस, बैलेंस ऑफ नॉन फैक्टर सर्विस प्लस बैलेंस ऑफ इनकम प्लस हाँ बैलेंस ऑफ ट्रांसफर, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस, अच्छा बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस में कब रहता है, ठीक है देखते हैं। करंट अकाउंट, हाँ अभी तो हमने कुछ क्वेश्चन पहले पढ़ा था ना कि करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को जब हम लोग ऐड करेंगे तो वैल्यू जब हमारा जीरो हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि बैलेंस है, बीओपी क्या है, बैलेंस है ना, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ करंट अकाउंट, नहीं अभी तो इसके जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा, ये करंट अकाउंट का पार्ट नहीं है। सी नंबर में है, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट, हाँ ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट किसका पार्ट है, तो ये कैपिटल अकाउंट का पार्ट है ना, कि करंट अकाउंट का पार्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को, एक्सपोर्ट इक्वल टू 1000, ठीक है आपको एक्सपोर्ट की वैल्यू दी गई है 1000 लाख, इम्पोर्ट है आपका इतना, बैलेंस ऑफ ट्रेड, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड का क्या फॉर्मूला होता है, बीओटी आपने पढ़ा होगा,
इससे ना छोटे छोटे 3 नंबर के भी क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूला सारे याद रखने हैं। अच्छा ये गंदा हो गया, कोई बात नहीं। बैलेंस ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला क्या होता है? तो बैलेंस ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला क्या होता है? BOT इक्वल टू होता है, ये होता है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, है ना। इम्पोर्ट को हम लोग M से रिप्रेजेंट करते हैं, I से नहीं। चलिए, तो एक्सपोर्ट हमको कितना दिया गया है? एक्सपोर्ट हमें दिया गया है 1000 रुपीज़, ठीक है। और उसमें हमें माइनस करना है इम्पोर्ट को, जो कि है 1650। तो यहाँ हमारा वैल्यू आ जाएगा -650। तो 650 तो हमारा माइनस में आ रहा है, इसका मतलब 650 तो है, 650 तो है, लेकिन चूंकि माइनस में आ रहा है, इसका मतलब हमें क्या हो रहा है? डेफिशिट हो रहा है, ठीक है, हमें घाटा हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर B बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया गया है हमें? क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ़ बैलेंस ऑफ ट्रेड इज़ -600 करोड़। अच्छा, बैलेंस ऑफ ट्रेड का ही फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ भी। BOT हमें क्या दिया गया है? होता है हमारा एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज़ इतना। अच्छा, यहाँ पर BOT दे दिया गया है -600, ठीक है। उसके बाद आपको बोला गया वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इज़ 500 करोड़, 500। देन द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट। अच्छा, तो यहाँ पर आपको इम्पोर्ट पूछा गया है, ठीक है। हम लोग इम्पोर्ट को इधर, उसको इधर ले जाएंगे, तो हमारा हो जाएगा इम्पोर्ट हो जाएगा 1100, ठीक है, ऑप्शन नंबर C। 20 नंबर में देखेंगे, इफ़ बैलेंस ऑफ ट्रेड इज शोइंग अ डेफिसिट इन 200 करोड़ एंड वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स इज इतना, देन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट। यही फॉर्मूला में बैठाइए, एक्सपोर्ट इस बार निकालना है, इम्पोर्ट आपको गिवन है और BOT भी आपको गिवन है। फॉर्मूला में बैठाइए, पुट कीजिए और आंसर को कमेंट में बताइए, ठीक है। चलिए, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाए। चलिए, यहाँ हम करते हैं अपने वीडियो को ख़त्म। नेक्स्ट इसका जो पार्ट होगा, मतलब इस एक्सरसाइज को जो हम कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।